नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्ष द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। जेसीपीओ के बारे में बात करेंगे, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बात होगी नए यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनका क्या स्टैंड है जेसीपीओ के लेके। इस आर्टिकल का जो बेसिस है वो द हिंदू में छपा हुआ एक रीसेंट एडिटोरियल है, जिसको मैंने अपने डेली हिंदू एडिटोरियल्स में एक रेफरेंस देके बताया भी था कि मैं इसको अलग से कवर करूंगा। यहाँ पे बाइडेन साहब की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है ईरान को लेके, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं इसका ईरान को क्या नुकसान हुआ है, और लेटेस्ट आप देखो तो ईरान किस हद तक अपनी बात पे आमादा है, किस हद तक आगे आने वाले किसी भी न्यूक्लियर ड्यूल के ऊपर जो बातचीत है वो मुश्किल होने वाली है। इन सब चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मेनली जो ईरान के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस हैं, क्या इनके हटने के कुछ चांसेस हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है आने वाले समय में जिससे ईरान को एक न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जा सकता है। अगर आप बात करो अभी से 3 साल पहले की, लगभग 2018 की, यूनाइटेड स्टेट विड्रॉ कर गया था किससे, जेसीपीओए से, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से। किसने विड्रॉ किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ किया था। और जब से जेसीपीओ से विड्रॉ किया है यूएस ने, तब से कहीं ना कहीं ईरान के अंदर ये नेसेसिटी देखने को मिली है कि दे विल इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट। यूरेनियम एनरिचमेंट मतलब कि ये जो यूरेनियम फ्यूल है, इसको जितना ज़्यादा आप एनरिच करते जाओगे उतना ही इसकी पोटेंट ताकत बढ़ती जाएगी। कुछ हद तक आप एनरिच करोगे तो आप उससे न्यूक्लियर पावर पैदा कर सकते हो, उससे ज़्यादा करोगे तो कहीं ना कहीं आप एक न्यूक्लियर वेपन बना सकते हो। रिसेंटली ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि वो ऑफिशियली अपने इनरिचमेंट को 20% तक लेके जाएंगे, और 20% के बाद ऐसा कहा जाता है कि वेपन्स ग्रेड तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत सारे आप ये देखो, यूरोपियन कंट्रीज का और एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि 2015 में जितना पास था ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने को, उससे ज्यादा पास ईरान 2021 में है न्यूक्लियर बम बनाने पे। यानी ईरान अगर अपनी पे उतर आए तो वो एक बहुत जल्दी ही न्यूक्लियर बम बना देगा। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर ईरान एक नाइटमेयर है जो कोई नहीं चाहता, ना यूएस चाहता है, ना पूरी दुनिया चाहती है। इसके बावजूद भी, चाहे आप इजरायलीज की बात कर लीजिए, चाहे आप अरब्स की बात कर लीजिए, अरब मतलब सऊदी अरेबिया, चाहे इजरायली हो चाहे अरब हो, वो क्यों नहीं चाहते कि ईरान के साथ जेसीपीओए साइन हो। देखिए, P5+1 ने मिलकर जेसीपीओए साइन किया। P5 कौन है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स, तो चाइना, यूएसए, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, और +1 कर दो तो जर्मनी। इन सब ने जब इतने लंबे समय तक बैठ के बातचीत करी तो जेसीपीओए साइन हुआ। जेसीपीओए के चलते साफ साफ ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। ये बोला गया कि अगर आपको अपने ऊपर से सैंक्शंस हटाने हैं तो आप न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करेंगे। न्यूक्लियर इनरिचमेंट ना होने से क्या हो रहा था कि भैया ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आ रहा था। अभी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आ रहा था तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए थी ना। तो जो पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया वाला जो नेबरहुड है वो कहीं ना कहीं पीसफुल हो जाता। तो ये जेसीपीओए किसके फेवर में है? ये जेसीपीओए इजरायलीज के फेवर में भी, अरब्स के फेवर में भी है। बट ना सऊदी अरेबिया, ना ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ना ही इजराइल, इनमें से कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि जेसीपीओए एक सक्सेस बने। और जेसीपीओए एक सक्सेस नहीं बना तो ईरान ओपनली बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेंगे। तो ऐसा क्या है कि ये इजराइल और अरब वाले इस हद तक ईरान से चिड़े हुए हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि जेसीपीओए बने। इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में अगर जेसीपीओए साइन हो जाता है तो कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से जो थ्रेट आ रहा है इन इजरायलीज को और अरब्स को, वो थ्रेट बढ़ जाएगा। वो थ्रेट न्यूक्लियर थ्रेट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा वो तो समय बताएगा। अभी इमिनेंट थ्रेट क्या है? अभी इमिनेंट थ्रेट ये है कि यूएस पंगा लिए हुए है। जेसीपीओए अगर साइन नहीं होता है तो ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और कहीं ना कहीं ईरान न्यूक्लियर वेपन आगे बना लेगा। ठीक है, वो एक थ्रेट है। लेकिन अगर जेसीपीओए साइन हो जाता है और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाते हैं तो ईरान, इजराइल और अरब्स के लिए एक और बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसीलिए इजरायली और अरब ये चाहते हैं कि जेसीपीओए साइन ही ना हो। ये क्या खतरा है, इस खतरे को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जेसीपीओए क्या है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर ना किया हो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। तो भाई, कॉमनली नोन एज ईरान न्यूक्लियर डील और ईरान डील, किसको? जेसीपीओए। कब साइन हुई है? तो ये साइन हुई थी आपकी 14 जुलाई 2015 को बिटवीन ईरान एंड P5+1, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, और +1 में कौन है? जर्मनी है। यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे इन्वॉल्व था।
इस JCPOA के अंदर ईरान ने बोला कि ठीक है भाई, वी विल एलिमिनेट आवर स्टॉक पाइल ऑफ मीडियम एनरिच्ड यूरेनियम, हम अपना जो लो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको 98% से कम कर देंगे, और जो भी हमारे सेंट्रीफ्यूज चल रहे हैं उनको 13 साल के लिए हम लोग 2/3 कम कर देंगे। नेक्स्ट 15 सालों तक ईरान यूरेनियम को केवल 3.67% तक एनरिच करेगा, ठीक है, और इस समय पे हम लोग कोई नई हैवी वाटर फैसिलिटीज नहीं बनाएंगे। यूरेनियम इनरिचमेंट जो एक्टिविटीज होंगी, जो ये अलाउ किया गया 3.67%, ये सिंगल फैसिलिटी में होंगी और बाकी फैसिलिटीज को बंद कर दिया जाएगा, ताकि पूरी दुनिया के लोगों को भरोसा हो जाए कि हाँ भाई, ईरान JCPOA की सैंक्शंस को, उसकी कंडीशंस को मान रहा है। अच्छा, ईरान मान रहा है JCPOA की कंडीशंस को या नहीं मान रहा है, इसके लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स थे, उनके पास रेगुलर एक्सेस था ईरान की सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज का, ठीक है भाई। उसके बाद द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट इन रिटर्न फॉर वेरी फेवरबली अबाइडिंग बाय इट्स कमिटमेंट्स, ईरान विल रिसीव रिलीफ फ्रॉम US, यूरोपियन, UNSC न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस। यानी कि अगर JCPOA की कंडीशंस को ईरान मानता है, जो कि उसने मानना शुरू किया, तो US, यूरोपियन यूनियन और UNSC द्वारा लगाए गए सारे सैंक्शंस हटाए जाएंगे, ठीक है भाई। 5 जनवरी 2020 को, 2018 को JCPOA से US ने पुल बैक किया। 5 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट स्ट्राइक में इराक के अंदर जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उसके जो जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनको एयर स्ट्राइक के थ्रू मार दिया। अब जब इस एयर स्ट्राइक के थ्रू मारा, उसके बाद कहीं ना कहीं JCPOA को ओपनली वायलेट करना शुरू कर दिया ईरान ने, और ईरान ने बोला कि हम लोग अब ओपनली वायलेट करेंगे किसको, JCPOA को। हम कहीं ना कहीं IAEA के साथ बात करते रहेंगे, लेकिन इस JCPOA के अंदर हमारे ऊपर जो भी सैंक्शंस लगाए गए हैं, हमारे ऊपर जो भी लिमिटेशंस लगाए हैं, बेसिकली सैंक्शंस तो लगे हुए थे, लेकिन हमारे ऊपर जो लिमिटेशंस लगाए हुए हैं, हम अब उन लिमिटेशंस को नहीं मानेंगे। क्योंकि देखिए, JCPOA के अंदर केवल अकेला USA नहीं था, USA के अलावा जो कंट्रीज हैं, जैसे कि फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, इंग्लैंड हो गई, आपकी चाइना हो गई, रशिया हो गई, ये सारी कंट्रीज अभी भी JCPOA की कंडीशंस को मान रहे थे, US पुल बैक कर रहा था। तो कहीं ना कहीं JCPOA जिंदा था, केवल USA बाहर निकला था। बट फिर भी जब कासिम सुलेमानी को मारा, तब सीधे सीधे ईरान ने बोला कि भाई, अब हम इस JCPOA के द्वारा इंपोज की गई लिमिटेशंस को नहीं मानेंगे। अब एक बार ईरान के सैंक्शंस का बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1978 और 79 के बीच में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गया। इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले ईरान की जो इनकम्बेंट सरकार थी, वो काफी हद तक UK और USA के फेवर में थी, सेक्युलरिज्म की बात करते थे, वेस्टर्न एजुकेशन की बात करते थे। इस्लामिक रेवोल्यूशन आया और कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिव सोसाइटी वहां पे आ गई। 1979 में US के सैंक्शंस लगे ईरान पे। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन एम्बेसी थी तेहरान में, उसमें घुस के कुछ ईरानियन स्टूडेंट्स ने कब्जा कर लिया, ठीक है भाई। ये सैंक्शंस जब लगाए गए ईरान के ऊपर, तो ईरान के $12 बिलियन के गुड्स को और एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया। ये एसेट्स थे गोल्ड डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स, जो कि इंटरनेशनल बैंक्स में रखे गए थे, और उस समय पे माइंडेड $12 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता था। एक ट्रेड एम्बार्गो लग गया कि किसी भी प्रकार का ट्रेड ईरान के साथ नहीं होगा। 1981 में जब ये रिफ्यूजी क्राइसिस और जो ये अमेरिकन एम्बेसी पे कब्जा करने वाली जो बात थी, जब ये पूरा मैटर सॉल्व हुआ, तो एल्जियर्स अकॉर्ड हुआ, जिसके चलते सैंक्शंस लगाए गए। 1981 के बाद 1987 में फिर से US ने सैंक्शंस लगा दिए। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान ने कुछ US के शिपिंग व्हीकल्स के अगेंस्ट एक्शन सा लिया था पर्शियन गल्फ में। बात यह है दोस्तों कि 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले जो सरकार थी, वो काफी हद तक प्रो US थी। उसके बाद जो सरकार आई, वो काफी हद तक प्रो US नहीं हो पा रही थी। USA की कंट्रीज जो रही है ना, USA, CIA, उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये कहीं ना कहीं दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करती हैं। जब इनके हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो ये उसको प्रेशराइज करना शुरू करते हैं। ईरान प्रेशराइज हो नहीं रहा था, और USA ने सोचा कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सैंक्शंस लगाओ। US को ईरान से एक और बात से प्रॉब्लम है, नॉन स्टेट मिलिटेंट एक्टर्स, जैसे कि हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया। कहीं ना कहीं ईरान हिजबुल्ला और हमास को सपोर्ट करता है, और US हिजबुल्ला और हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। तो US ने इन ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, और सबको पता है, दुनिया को पता है कि ईरान इनको सपोर्ट करता है। 1995 में कुछ और सैंक्शंस लगा दिए गए ईरान के ऊपर, ठीक है। अब US की वो कंपनीज जो कि ईरान की किसी कंपनी के साथ या ईरान की सरकार के साथ ट्रेड कर रही है, तो उन US की कंपनीज के ऊपर पीनल एक्शंस लगाए जाएंगे। और 2006 में
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें बोला गया कि ईरान अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम बंद करे। ईरान ने मानने से मना कर दिया तो यूनाइटेड नेशंस ने भी सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर। ईरान ने बोला कि आप हमारे ऊपर सैंक्शंस क्यों लगा रहे हो भाई, हम तो न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहे हैं सिविलियन और मेडिकल पर्पसेस के लिए। लेकिन इनको पूरा शक था यूएन को कि ये लोग न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। 2014 में कुछ बातचीत हुई, कुछ रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन 2015 में फाइनली जब P5+1 बैठ के बातचीत कर रहे थे तब यहां पे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकले और JCPOA साइन हुआ। ये JCPOA बराक ओबामा के अंदर साइन हुआ था। JCPOA के साइन होने के बाद जनवरी 2016 में IAEA ने अनाउंस किया कि JCPOA के प्रोविजंस को ईरान मान रहा है। ईरान ने कहीं ना कहीं अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को डिसमेंटल कर दिया है, इसलिए अब यह बहुत जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस अपने सैंक्शंस को विद इमीडिएट अफेक्ट ईरान के ऊपर से हटा दे। और कहीं ना कहीं ज्यादातर सैंक्शंस को 2016 में ईरान के ऊपर से हटा दिया गया और इसको बोला गया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान ने अपनी एंड ऑफ द बार्गेन रखा, उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को डिसमेंटल किया अकॉर्डिंग टू IAEA इंस्पेक्टर्स। बदले में यूएन ने अपने सैंक्शंस को ईरान के ऊपर से हटा दिया। ओके, और बाद में आपको स्टोरी पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से उन सैंक्शंस को इंपोज कर दिया 2018 में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यूएस इज एग्जिटिंग JCPOA। बाइडेन जी का क्या बोलना है? बाइडेन जी का बोलना है कि ठीक है भाई, हम ईरान के साथ डिप्लोमेसी के थ्रू डील करना चाहते हैं, सैंक्शंस के थ्रू डील नहीं करना चाहते हैं, JCPOA में वापस आना चाहते हैं। ईरान का रिजीम भी बोल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हम भी JCPOA में वापस आना चाहेंगे अगर हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए जाते हैं तो। लेकिन अब बात यहां पे यह है कि यूएस अगर JCPOA में वापस आता है तो यूएस के जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं इजराइल और सऊदी अरेबिया, वो थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो यहां पे यूएस और ईरान एक दूसरे के साथ JCPOA में किस हद तक कोऑपरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डाउट है। डाउट क्यों है? क्योंकि वॉशिंगटन में और तेहरान में, यानी कि यूएस और ईरान दोनों जगहों पे एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड है वो बहुत अनकॉम्प्रोमाइजिंग होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान कभी भी अपनी वेस्ट एशियन पॉलिसी को बदलने के लिए मानेगा नहीं। तेहरान लगातार एंटी इजरायली लेबनीज जो ग्रुप है हिजबुल्लाह, उसको सपोर्ट कर रहा है। यमन में हाउदीज को सपोर्ट देता है ईरान, और ये हाउदीज सऊदी अरेबिया की स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट लड़ते हैं। अक्सर कर सऊदी की ऑयल फैसिलिटीज पे ये हाउदीज ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक करते हैं और इन ड्रोन्स और मिसाइल्स को ईरान ने अवेलेबल करवाया है इनके पास। तो हाउदी का जो सपोर्ट है, हिजबुल्लाह का जो सपोर्ट है ईरान की तरफ से, वो बंद होने वाला है नहीं। और किसी भी हाथ में ईरान इस चीज पे हाँ बोलेगा नहीं तो कहीं ना कहीं यूएस में एक एटीट्यूड सा डेवलप हो रहा है कि भाई ईरान हमारी बात नहीं सुन रहा है। ठीक है भाई। और ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स थे, ये प्रॉक्सी मिलिशियाज को ट्रेन करते हैं। सीरिया में असद रिजाइम जो आज की डेट में ताकत में बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसको ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ट्रेनिंग दी है। और असद रिजाइम के खिलाफ जो अपोजिशन फोर्सेस लड़ रही हैं उनको यूएस ट्रेनिंग दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। तो असद आज की डेट में कहीं ना कहीं अभी भी सीरिया में राज में बैठा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान और रशिया ने उसको सपोर्ट किया है और यूएसए अपोजिशन को सपोर्ट देने के बावजूद भी असद को उखाड़ के बाहर नहीं फेंक पाया है। ठीक है। फिर ईरान में जो शिया मिलिटियाज हैं उनको लगातार, इराक में जो शिया मिलिटियाज हैं उनको लगातार ईरान ट्रेनिंग देता है और इराक में यूएस मिलिट्री भी साइजेबल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, ये जो आपका लेबनान वाला रीजन मान लीजिए, इराक वाला रीजन मान लीजिए, यमन वाला रीजन मान लीजिए, इस रीजन में जो जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं यूएसए के और ईरान के, वो एक दूसरे के साथ कॉन्सॉइड नहीं कर रहे, इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ईरान का JCPOA को ज्वाइन करने से ज्यादा फायदा नहीं। पहला फायदा क्यों नहीं है? ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी बहुत सारे ऐसे प्राइमरी सैंक्शंस हैं जो कि JCPOA के अंदर भी हटाए नहीं जा रहे हैं। यूएस के कुछ ऐसे सैंक्शंस हैं जो कि उन यूएस सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करते हैं जो किसी भी तरीके से ईरान के साथ रिश्ते रख रहे हैं। और JCPOA में जब कहीं ना कहीं सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को, वेपन प्रोग्राम को बंद भी कर दिया ईरान ने, तो भले ही यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस हटाए गए, बट जो प्राइमरी सैंक्शंस है ना यूएस के, वो नहीं हटाए गए। तो कंप्लीट सैंक्शंस नहीं हट रहे हैं JCPOA के साइन होने से। ईरान के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये प्राइमरी सैंक्शंस जो कि प्रॉपरली यूएस की तरफ से लगाए गए हैं, अगर ये हटाए जाए तो ईरान को फाइनेंशियली फायदा होगा। JCPOA को साइन करने का मतलब ये नहीं है कि ये सैंक्शंस हटाए जाएंगे। तो पहली प्रॉब्लम ईरान को ये हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है बाइडेन को कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान नाना प्रकार के सैंक्शंस लगा दिए गए ईरान के अगेंस्ट, और इन सैंक्शंस को हटा पाना बाइडेन के लिए आसान नहीं है। ओके, अगर बाइडेन को इन सैंक्शंस को हटाना है
तो कहीं ना कहीं ईरान के अगेंस्ट जो एक प्रॉपर पॉलिसी डिवाइस की है यूएस के फॉरेन पॉलिसी सेल ने, या जो भी कह लीजिए उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, उस पॉलिसी को रेवोल्यूशनरी तरीके से बाइडेन को बदलना पड़ेगा। और ये इतना आसान नहीं होता। जब किसी चीज के ऊपर डिसीजन लिया गया होता है, काफी सोच समझ के लिया गया होता है, और उसको ओवरटर्न कर देना बहुत मुश्किल काम है। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि ये जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन था, कहीं ना कहीं जो जेसीपीओ का पूरी बातचीत हुई, इसको ओबामा ने साइन किया और ट्रंप ने छोड़ दिया। क्या गारंटी है कि बाइडेन इसको अब साइन करेंगे और बाइडेन के बाद जो दूसरा राष्ट्रपति आएगा वो इस जेसीपीओ को ऑनर करेगा, वो इसको नहीं छोड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं बैरक ओबामा के समय बहुत मेहनत से जेसीपीओ साइन हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको झटके में हटा दिया। अब अगर इसको जो बाइडेन वापस भी लेके आते हैं तो क्या गारंटी कि बात का लीडर इसको मानेगा? तो ईरान को तो ये लगेगा ना कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेते हैं, वो तो हमारी परमानेंट ताकत है, इनके प्रेसिडेंट्स पे तो भरोसा भी नहीं किया जा सकता। और ये जो ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी थी ईरान इकोनॉमी के ऊपर, उसके चलते हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है ईरान को। तो ईरान कंपनसेशन मांग रहा है। ताकि क्या यूएस कुछ पैसा देगा? ऑब्वियसली बात है, यूएस यहाँ पे पैसा देने वाला तो है नहीं। और जेसीपीओए के अंदर एक स्नैपबैक मैकेनिज्म है जो कि कहीं ना कहीं ईरान के अगेंस्ट है। स्नैपबैक मैकेनिज्म क्या है कि जेसीपीओए के अंदर जो भी प्रोविजंस लगाए गए ईरान के ऊपर कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को खत्म कर देगा, अपने रेड सेंट्रीफ्यूज को इतना कम करेगा, अगर इसमें से कोई भी प्रोविजन ईरान फॉलो नहीं करता है तो जेसीपीओए की कोई भी कंट्री ईरान के ऊपर फिर से सैंक्शन लगा सकती है। लेकिन अगर जेसीपीओए के जो मेंबर्स हैं वो डील को ऑनर नहीं करते हैं तो ईरान कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जेसीपीओए को P5+1 ने साइन किया, अभी इस P5 में से यूएसए बाहर निकल गया, तो यूएसए के बाहर निकलने के चलते क्या ईरान पलट के कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। और अगर ईरान अपना कोई प्रोविजन को फॉलो नहीं करता तो इस P5+1 में से कोई भी कंट्री ईरान के ऊपर बहुत से सैंक्शंस लगा सकती थी। तो स्नैपबैक मैकेनिज्म के चलते अगर ईरान अपनी शर्तें नहीं मान रहा है तो ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस लग सकते हैं, लेकिन अगर जेसीपीओए का कोई मेंबर P5 को, जैसे कि यूएस ने 2018 में इसको छोड़ दिया, तो उस केस में ईरान कुछ नहीं कर पाया। तो यहां पे ईरान बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पे आ रहा है। और ईरान की रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट में एक बहुत बड़ा डाउट है कि हम जेसीपीओए साइन कर भी लें तो क्या गारंटी है कि 4 साल बाद कोई ऐसा यूएस का राष्ट्रपति नहीं आएगा जो आके फिर से जेसीपीओए को ना हटा दे। और इसीलिए रिसेंटली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020 में ईरान की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसने ईरान के एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि भाई आप यूरेनियम को एनरिच करो 20% प्योरिटी तक, और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये 20% पहुंचता है तो ये बोलेंगे 90% प्योरिटी तक करो इसको एनरिच। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अब ये यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होके आता है, क्या निकल के नहीं आता है। अब कुछ भी हो जाए, फाइनली कंक्लूजन यही बोला सकता है कि बाइडेन को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस जेसीपीओए को साइन किया जा सके, जिससे यूएस ईरान टेंशन को खत्म किया जा सके। एक और न्यूक्लियर पावर कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन्स मिल रहे हैं वैसे वैसे दूसरी कंट्रीज के बीच में भी होड़ होगा कि भाई हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आना चाहिए, और ओवरऑल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखते क्या निकल के आता है। तो ये था इसका एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंगेजमेंट के लिए। गुड बाय।